शाम के 7 बज रहे हैं। दिसंबर के महीने के हवाले से बाहर रात का घेराव शुरू होने लगा है और अंदर थानेदार की घूरती निगाहों के बीच मेरा जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूं। अंदर घुसने से पहले अंदर घुसने के बारे में देर तक सोचता रहा। फिर लगा ये उस औरत की खोजखबर का आखिरी जरिया है जिसके घर में मैं 5 साल से रह रहा हूं। फर्ज बनता है। इसी ख्याल से मैंने खुद को हिम्मत दी और अब थानेदार के सामने रिपोर्ट लिखाने बैठा हूं। बैठते ही थानेदार ने इतने और ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिनमें से आधों का जवाब तो 5 साल में मैं भी नहीं जान पाया, या शायद मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कौन थी? तेरी क्या लगती थी? कहाँ की थी? कोई फोटो? कोई पहचान? कहाँ जा सकती है? कब से गायब है? सवाल पूछने के बाद थानेदार ने अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी है और मैंने अपनी चप्पलों पर। किसी की सवालिया नजरों से बचने का इससे सरल उपाय मुझे आज तक नहीं सूझा। अरे टाइम खोटी मत कर लड़के, नाम बता उसका। जब थानेदार ने फटकारते हुए कहा तो मेरा दिमाग याददाश्त की वो परतें खरोंचने लगा जिनके नीचे दबा है मालिन भौजी का असली नाम, जो मैंने सिर्फ एक बार पूछा था, वो भी किराएदार बनने के शुरुआती दिनों में। घर से कुछ सामान मंगाना था। पते के केयर ऑफ में उसका नाम लिखने के लिए जब मैंने पूछा तो हमेशा हाथ में रहने वाले मीठी सुपारी के पैकेट से एक दाना मुंह में डालते हुए, अपनी आंखें तरेरते हुए वो बोली थी, नाम तो हमारा बैजंती है। दिखने में भी हम बैजंती माला से कम नहीं, लेकिन शादी के बाद से हमने भी हमारा नाम नहीं सुना। पति माली था हमारा, चौक वाले मंदिर में। किस्मत उसे तो ले गई, बस हमें ये नाम दे गई मालिन भौजी। तुम अपनी चिट्ठी पे भी यही लिखवा दो, डाकिया बैजंती के नाम से तुम्हारी चिट्ठी वापस न ले जाए। यहां कोई हमें बैजंती के नाम से नहीं जानता। अपनी बात खत्म करके जब वो ठिलठिलाकर हंसी थी तो मैं समझ नहीं पाया था कि डाकिये की नासमझी पर हंस रही थी, अपनी किस्मत पर या इस छोटे से शहर के उन लोगों पर जिन्होंने बैजंती को नहीं सिर्फ मालिन भौजी को जाना। आज के जमाने में ये भौजी शब्द जुबान को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने शुरुआत में उसे भाभी पुकारा। फिर धीरे धीरे सबके साथ मैं भी भौजी पर आ गया। उसे भी भौजी ही अच्छा लगता है। वो कहती है भाभी पराया लगता है। वैसे मोहल्ले की औरतों के बीच वो फॉलपीकू वाली के नाम से भी जानी जाती है। अपने इन निराले नामों पर भौजी खुद भी खूब हंसती है। थानेदार ने फटकारा तो मैं ख्यालों से बाहर आया और झेम कर उसे वही जवाब दिया, जी नाम तो उनका बैजंती सर्वेकर है, लेकिन अगर आप मालिन भौजी के नाम से ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएंगी। मेरे इतना कहने पर थानेदार मुझे वैसी नजरों से घूर रहा है जैसी किसी कुत्ते की होती है जब वो अलसाया हुआ सा सड़क पर सोने की फिराक में लेटता है और किसी गुजर रही बिल्ली को मारकर खाने की जगह उसे दुत्कार कर भगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका उठने का मन नहीं। नाम के बाद थानेदार ने रिश्ता पूछा तो फिर मेरी नजरें चप्पलों पर अटक गई है। मैंने थानेदार की तरफ देखे बिना ही कहा, जी मैं उनके यहां किराए से रहता हूं। मेरे इतना कहने पर थानेदार ने वही कहा जिसकी मुझे उम्मीद थी, तो तू क्यों आया, कोई परिवार वाला नहीं है क्या? इस बात पर मैंने थानेदार को कोई जवाब नहीं दिया। देता भी क्या, मैंने खुद भी कभी मालिन भौजी के किसी रिश्तेदार को आते जाते नहीं देखा था। हां, एक बार मैंने उससे पूछा जरूर था कि आपके परिवार में कोई नहीं क्या? इसका जवाब उसने ठंडी आह के साथ दिया था, परिवार है नहीं। था। शादी के 2 साल बाद ही जब मैं विधवा हो गई तो ससुराल वालों ने राड़ कहकर घर से निकाल दिया और मायके में भाई ने बोझ समझकर दोबारा पूछा नहीं। वो तो मैंने हिम्मत करके अपनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट तक घसीटा अपने ससुराल वालों को और अपने हिस्से की जमीन जायदाद लेकर अलग हो गई। बस तभी से ये घर मेरा और मैं इसकी। मालिन भौजी, जिसे अपनी जमीन जायदाद कहती है, उसके नाम पर सिर्फ 2 कमरे और एक आंगन का कच्चा पक्का घर है। 2 में से एक कमरा उसका है, जिसकी छत खपरेल वाली है
और जमीन मोजाइक। और दूसरा कमरा वो जिसमें मैं रहता हूं, जो पूरा पक्का है, छत भी और जमीन भी। रसोई के नाम पर आंगन के एक कोने में छप्पर डलवा रखा है, जहां भौजी कभी खुले में रखी गैस पर दूध चाटती बिल्ली को भगाती है, तो कभी बारिश के चलते गैस ही अंदर ले जाती है। आंगन के दूसरे कोने में डला है उसका पुराना लोहे का झूला। ये भी बंटवारे में मिला था, अब मरम्मत मांगता है। मुझे कई बार डर लगता है जब भौजी मुझे उस पर बैठने के लिए कहती है। वजन ना झेल पाया तो झूले के साथ साथ अपनी कमर की भी मरम्मत करानी पड़ेगी। मरम्मत तो वैसे पूरा घर ही मांगता है, लेकिन वो हर दिवाली सिर्फ किराएदार के कमरे को पुतवाती है। अपने कमरे की दरारें, दीवारों से रंग की उखड़ती पपड़ियां उसे अच्छी लगती है, ऐसा वो कहती है। कोई भी नहीं उसके घर परिवार में, न कोई कभी मिलने आया। मैंने थानेदार को मालिन भौजी के परिवार के बारे बताया तो उसने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा। मैंने जवाब में सिर्फ जी नहीं कहा, यह छुपाते हुए कि एक वकील साहब है जो अक्सर उससे मिलने आते हैं। उन्होंने ही सालों पहले उसके बंटवारे का केस लड़ा था। वकील साहब से अपने रिश्ते को मालिन भौजी तो दोस्ती और हमदर्दी का रिश्ता कहती है, लेकिन आस पड़ोस वाले उस रिश्ते को वही नाम देते हैं जो एक विधवा अकेली औरत के किसी पराये मर्द के साथ बनते ताल्लुकात के बाद दिया जाता है। हां, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं 5 सालों से इस बात का गवाह रहा हूं और उस रिश्ते की पाक नियत की ही गवाही दूंगा। ये और बात है कि लोग मेरी उस गवाही पर भी सवालिया नजर गड़ाकर मुझे ही अपने लपेटे में लेने लगे थे। इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लोगों के सामने, खासकर उस बात के लिए अब चुप रह जाता हूं। जब बात अपनी इज्जत की आती है तो आदमी कायर हो जाता है। आज थानेदार के सामने भी मैं कायर हो गया हूं, ये सोचकर कि थानेदार भी वकील साहब के चक्कर में मालिन भौजी की कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित छवि न बना ले। वैसे वकील साहब का जिक्र न करने की एक वजह यह भी है कि खुदान खास्ता अगर वकील साहब की कोई पुरानी दुश्मनी थानेदार से हुई तो मालिन भौजी का पता लगना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने देखा है कि क्राइम वाले वकीलों की अक्सर थानेदारों से नहीं बनती। अरे पांडे, इसे हटाओ यार यहां से। 1 घंटे में एक जवाब दे रहा है। मुझे फिर से चुप देखकर थानेदार ने मुझे हवलदार के हवाले कर दिया और खुद किन्हीं कागज पत्तर में उलझ गया। किसी थानेदार को इस तरह मशरूफ पहली बार देख रहा हूं। आज से पहले तो टीवी अखबारों में ही देखा था, वो भी खुली शर्ट में आधी बनियान दिखाते हुए, कान खुजाते हुए या परेशान लोगों को बेवजह फटकारते हुए। खैर, थानेदार के बाद अब मैं हवलदार के सामने बैठा हूं, लेकिन नजरें अब भी अपनी चप्पलों पर ही गड़ी है। आज अगर पुलिस स्टेशन नहीं आया होता तो पता ही नहीं चलता कि बाबू की नौकरी में भागते भागते कब उल्टे पैर की चप्पल का अगला हिस्सा मेरे अंगूठे के नीचे से घिस गया है। आपके पास उनकी कोई तस्वीर वगैरह है? नई चप्पल किस दुकान से खरीदनी है इसके बारे में मैं सोचता, उससे पहले ही हवलदार ने मुझसे अगला सवाल पूछा। मेरे पास तस्वीर नहीं है। कहां से आती? मैंने कभी उसके साथ खिंचवाई होती तभी तो आती ना। उसने तो कहा भी था एक बार। वकील साहब ने उसे नया स्मार्टफोन दिलाया था, तब उसने मुझसे ही अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई थी। सेल्फी के लिए भी बोली थी। भैया, ये आजकल के मौड़ा मौड़ी खुद ही मोबाइल में देख देख के तस्वीरें खींचते रहते हैं, एकाध हमारी भी खींच देना वैसी ही। मैं बस मुस्करा दिया था। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, इसलिए उस वक्त मेरे साथ सेल्फी की उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई और उसके बाद कभी पूरी नहीं हो पाई। उस दिन कहाँ पता था कि किसी दिन वही तस्वीर उसको दढ़ूने के काम आएगी, वरना खींचकर अपने फोन में रख लेता। जी तस्वीर तो नहीं है, आखिर में वही जवाब दिया जो बिना सोचे समझे ही दे देना चाहिए था। तो हुलिया, उम्र वगैरह बताओ। हवलदार ने पूछा तो इस बार मैंने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। उम्र 45 से 50 के बीच, हुलिया गोरी, रोबदार,
लंबी सी दिखने वाली। उसके बाद हवलदार ने कुछ और सवाल पूछे, जिनके मैंने सुने सुने से जवाब दिए और अब घर जाने के लिए वापस निकल गया हूं। हवलदार ने मेरा नंबर ले लिया है, ये कहकर कि जैसे ही कुछ पता चलेगा वो खबर करेगा। मैं घर के लिए निकल तो गया हूं, लेकिन कदम घर की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि खाली घर देखकर, रोज की तरह आंगन में अपने झूले पर बैठी किसी पुरानी किताब को पढ़ती मालिन भौजी को न पाकर मेरा मन दुखी हो जाएगा। समझदार कदम खुद ब खुद जिला पुस्तकालय की तरफ मुड़ गए हैं, जहां से मैं उसके लिए अक्सर हिंदी की पुरानी किताबें लाया करता हूं। रात 9 बजे बंद होने वाली लाइब्रेरी के छोटे से हॉल में 8 बजे उतना ही सन्नाटा है, जितना मुझे चाहिए उन कुछ सवालों के बारे में फिर से सोचने के लिए जो थाने में मुझसे पूछे गए और जिनके मैं आधे अधूरे जवाब दे आया हूं। वैसे उन सवालों के सच को पूरा करूंगा तो मालिन भौजी एक कहानी बन जाएगी। सच में मेरे लिए वो किसी कहानी की तरह ही है। मैं पुरानी फिल्मों का शौकीन हूं, इसलिए मुझे मालिन भौजी की हर हरकत में पुराने सिनेमा की कोई कहानी, कोई कैरेक्टर दिखाई देने लगता है। कभी वो मुझे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी वाली रेखा की याद दिलाती है, तो कभी 994 की रजत कपूर वाली दत्तक फिल्म की, और मेरा मन करता है कि मैं भी उसे गोद ले लूं। अगर कोई गाना या गुलजार की नज्म मानूं तो उसकी कहानी चिलचिलाती धूप में अचानक हुई उस बारिश की तरह है जिसमें आंगन भीग जाता है। बागीचे में खिले एक सुर्खलाल गुलाब के उस जात बाहर किए पत्ते की तरह जो पीला रह जाता है। ताजे हरे चने की डाली के उस एक चने की तरह जिसे सूखा होने पर छिलकों के साथ रख दिया जाता है, और हर हफ्ते डाई करने के बाद भी उसकी मांग के उस एक सफेद बाल की तरह जो झांक झांक कर उसे उसकी उम्र दिखाता रहता है। फिर भी न उसकी उम्र बढ़ती है, न दिल की नीरसता। अपने सफेद बाल की तरफ से वो मुझसे कहती है, अरे तेरे बालों को टटोलूगी तो तेरे मुझसे ज्यादा सफेद निकलेंगे। उस हिसाब से तो मैं तुझसे जवान हुई। वो आज भी उतनी ही मन की रसीली है जितनी 16वें साल में हुआ करती होगी। जिन लोगों को पता नहीं वह उसके रहन सहन से ये नहीं कह सकते कि वो विधवा है। वैसे विधवाओं को सामान्य औरतों की जात से बाहर करके सिर्फ सफेद रंग लपेटने की प्रथा मेरी समझ से भी हमेशा बाहर ही रही है। जो चला गया उसके नाम पर सारी जिंदगी बैरंग लिफाफे की तरह यहां से वहां दूसरों के सहारे दर दर भटकते रहने का ये तर्क मेरी समझ से परे है। मालिन भौजी भी कहती है, गुजरने वाले को याद करना और उसकी याद में जिंदगी अपने ही हाथों से दफना देना, ये दो अलग अलग बातें हैं जिन्हें आज भी समाज के नाम पर थू थू करके एक कर दिया जाता है। इसलिए जब भी ऐसी बातें निकलती है तो वो अकड़ से कहती है, क्यों रंगीन होने का हक सिर्फ मर्दों को होता है क्या? मैं आज भी प्रेम महसूस करती हूं। और तू सुन ले, मेरी लाश को अगर तूने सजा सवार कर नहीं जलाया तो तू नरक में जाएगा। न जाने अपनी कितनी ही बातों में कितनी ही बार अपने दाह संस्कार का हवाला देकर उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है, जैसे मैं सारी जिंदगी उसका किराएदार बनकर रहने वाला हूं। वैसे भौजी की एक और बात है जो मुझे उसके दिलचस्प कैरेक्टर से बेहद जुड़ा हुआ रखती है, उसका पढ़ने लिखने का शौक। पति, पैसा, घर परिवार न सही, लेकिन एक चीज है, उसके पास वो लिखना पढ़ना जानती है। गांव की पुरानी औरतों में ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मालिन भौजी 8वीं तक पढ़ी है और किस्से कहानियों की शौकीन है। अपने झूले पर बैठकर मुझसे मंगा मंगाकर हिंदी की किताबें पढ़ती रहती है और कई सारी कविता कहानियों से अपनी डायरी भरती रहती है। अपनी लिखाई सुनाने के लिए कभी कभी वो मुझसे जो 5 रुपए ले लिया करती है, फॉल पीकू के अलावा उसे भी वो अपनी मेहनत की कमाई मानती है और लड़झगड़ कर इस मकान को हासिल करने के बाद इसमें रहने वाले किराएदारों से जो पैसे मिलते हैं उसे हटाम की। जिस दिन उसने मुझसे ये बात कही थी, मुझे इसका कारण समझ नहीं आया था, लेकिन इस बारे में कुछ और पूछने का उस दिन माहौल नहीं था।
उस दिन तो वो अपनी डायरी खोलकर बैठी थी। अपने कुछ पीले पड़ चुके पन्नों पर हाथ फेर फेर कर मुझे वो सब सुनापता रही थी, जो शायद उसने अरसे पहले लिखा था और जिया भी। क्या चाहती हूं मैं जिंदगी तुझसे, शायद एक बारिश की शाम जो हो मेरे और सनम के नाम, या एक धारदार खंजर जो मिटा दे मेरे हारे मंजर, या फिर कोई गोदी जो भीगी हो मेरी शिकायतों के आंसुओं से, या मेरी खिड़की के सामने कोई खिलता गुलाब जो आजाद हो मुरझाने की हर जिद से, शायद किसी रात की तेज आंधी जो उड़ा ले जाए सारे टूटे बिखरे ख्याल, या नरम उंगलियों का सुकून जो सुलझा सके मेरे गुच्छों में उलझे सवाल, या शायद उस रात की गहरी नींद जो इस जहां में कभी न खुले, ताकि मेरी अधूरी चाहते तुझसे कभी न मिले। इसे सुनने सुनाने के बाद वो और मैं बहुत देर तक चुप रहे थे, चर्चू करके बस उसका अधमरा झूला हिलता रहा और हमारे बीच की खामोशी को भरता रहा। घर जाकर सोइए बेटा, लाइब्रेरी बंद करनी है हमें। लाइब्रेरियन ने आकर हिलाया तो होश आया कि टेबल पर माथा टिकाकर मैं 1 घंटा काट चुका हूं। अब मुझे कोई दूसरी जगह दढ़ूनी पड़ेगी जहां मैं मालिन भौजी के मिलने तक बैठ सकूं। कल की रात तो मैंने इंतजार में, कहा जाना चाहिए, किससे उसके बारे में पूछना चाहिए, इन्हीं सब में काट दी, मगर आज की रात मन घर जाने की फिराक में नहीं। कहीं तो जाना पड़ेगा। वकील साहब के घर? ये वो सवाल कौन था जिससे मैं कल से बच रहा हूं? इस सवाल के साथ आने वाले उस दूसरे सवाल की वजह से, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। मुझे यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि मालिन भौजी किसी भी सूरत में वकील साहब के साथ नहीं भागी होगी। बस इस भागी होगी जैसे नीच ख्याल की वजह से ही कल से मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी मायने में मालिन भौजी के बारे में गलत सोचूं। वैसे भी अगर उसे ऐसा करना होता तो मुझे जरूर बताती। इतना रिश्ता तो था हमारे बीच। ये ख्याल मन में आते ही मन ने मुझसे पूछा, वाकई था क्या? मुझे नहीं लगता। मन ने फटकारा। पिछले 5 सालों में अपने दफ्तर से घर आने के बाद कमरे के बाहर बने बाथरूम में हाथ मुंह धोते समय जो तुम दोनों एक दूसरे की खबर ले लेते थे, उससे रिश्ता बनता है क्या? और कभी जब भौजी जबरदस्ती जो तुझे खाने पर बुला लेती थी, खुद ही कुरेद कुरेद कर तेरी जिंदगी के बारे में पूछती थी, उससे रिश्ता बनता है क्या? तूने तो कभी उससे उसके बारे में नहीं पूछा, बस गूंगा बना सब देखता रहता था। अरे, जब बारिश के दिनों में लाइट चली जाती थी और वो झूले पर बैठकर तुझे अपनी कविताएं और कहानियां सुनाया करती थी, तब भी उससे उसके बारे में पूछ लेता तो शायद आज तुझे भी भनक होती कि कभी घर से न निकलने वाली अचानक कहाँ गायब हो गई। मन की फटकार के आगे मैं कुछ कहने लायक भी नहीं बचा हूं। बस चुपचाप वकील साहब के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया हूं। इससे पहले कभी इनके घर आया तो नहीं। बस दफ्तर जाने के लिए घर से निकलते ही अगली गली में मुड़ता हूं तो कोने का मकान होने की वजह से नजर पड़ी जाती है। आज अगर अंदर गया तो कहूंगा क्या? क्या यही कि मालिन भौजी कल से गायब है और दोस्त होने के नाते आपको उसे ढूंढना चाहिए? हां, यही ठीक रहेगा। हो सकता है उन्हें पता भी न हो कि मालिन भौजी गायब है। यही सोचकर कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था कि मन ने फिर फटकारा, और अगर वकील साहब ही गायब हुए तब? घर में उनकी कोई बीवी हुई, बच्चे हुए तो उन्हें अपने बाप की इस हरकत पर सदमा लग जाएगा। क्या पता उन्हें कुछ मालूम भी हो या नहीं। गलत इल्जाम में कहीं पिटकर वापस ना आ जाऊं। मन की इस फटकार ने मेरे कदमों को वापस सीढ़ी से उतार दिया और मैं घर की तरफ मुड़ गया हूं। मन फिर मालिन भौजी और वकील साहब के रिश्ते में वो कड़ियां ढूंढने लगा है जिसकी बुनियाद पर मैं उन दोनों को शक के घेरे में डाल सकूं। दफ्तर से वापस आते वक्त जबक भी मैंने वकील साहब को घर से निकलते देखा है, तीज त्योहार पर मिठाई और कभी कभार मालिन भौजी के लिए तोहफे लाते हुए भी।
मालिन भौजी का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन आता है। ये भी वकील साहब को याद है। पर खैर, 25-30 साल पुरानी दोस्ती होने के नाते इतना रिश्ता तो बनता है। इसके अलावा मैंने कभी भी उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होते हुए न देखा, न एहसास किया, जिसे मैं उनके बीच पनपने वाले उस रिश्ते का आधार मान सकूं, जिसे लोग गलत कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बार जब वकील साहब को मालिन भौजी याद कर रही थी, तब उसने कुछ ऐसी लाइन सुना दी थी जिनसे मुझे पहली बार लगा था कि उसके मन में वकील साहब के लिए कोई विशेष जगह है। मैं उदास नहीं, मगर शामें खामोश है मेरी। वक्त भी है, काश कुछ जी लिया होता। हूं तड़पती ए जिंदगी में चाहतों में तेरी, काश तेरी नेमतों का घूंट पी लिया होता। सच कहूं तो मेरे मन में भी कई बार उन दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ गलत ख्याल उपजे हैं। गलती मेरी नहीं, इस समाज की है, जो अपने नियमों में बांधकर बचपन से लोगों का ऐसा माइंड वॉश करता है कि बड़े होकर अगर कोई किसी बात को सही देखना भी चाहे तो निष्पक्षता से न देख पाए। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होता है, जिसकी वजह से मैं एक तरफ मालिन भौजी को मां के रूप में देखना चाहता हूं और दूसरी तरफ उसके बारे में उड़ी अफवाहों, वकील साहब से उसके रिश्ते और उसके रंगीन मिजाज के चलते उससे उखड़ा उखड़ा रहता हूं। पर अब मुझे अपनी हर उस बात पर पछतावा है। सच में, इस बार झूठ नहीं, इस बार भौजी आएगी तो उससे नए सिरे से निष्पक्ष रिश्ता बनाऊंगा। सिर्फ किराएदार नहीं रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, सोचते सोचते पता नहीं कब वकील साहब के घर से मुड़े कदम अपने घर तक ले आए। अंदर नहीं जाता अगर घर का दरवाजा खुला न देखता। मन खुशी से छलांगे लगा रहा है और धड़कन तेज हो गई है। वो आ गई, अंदर जाकर चिल्लाऊंगा डॉटूंगा। आगे से कभी ऐसे बिना बताए गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन अंदर पहुंचा हूं तो मालिन भौजी लाल साड़ी में वकील साहब के साथ झूले पर बैठी है। अरे तू कहां चला गया था? कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। ले मुंह मीठा कर। मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा घुसाते हुए मालिन भौजी जिस तरह मुस्करा रही है, वो मुस्कुराहट मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही। मैं क्यों उसके साथ नहीं मुस्करा पा रहा हूं? क्यों स्तब्ध सा मूक दर्शक बना खड़ा हूं? क्यों उसे गुस्सा नहीं दिखा पा रहा हूं कि 2 दिन से गायब थी और आज जब आई है तो ऐसे? मुझे बताकर ही चली जाती तो कम से कम मैं परेशान होकर पुलिस स्टेशन तो नहीं जाता। लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा हूं, बस स्तब्ध हूं। एहसास भी अंदर कुछ खुशी, कुछ गुस्सा और कुछ तकलीफ की मिलीजुली हिलोरे ले रहे हैं। शायद मैं झूले के कोने से लटक रही उन फूल मालाओं और मालिन भौजी की मांग में लगे उस सिंदूर के लिए खुश हूं कि आज कई सालों बाद किसी ने इस देकर उसे सराखों पर बैठाया है। और शायद इस बात से गुस्सा भी कि अब वो मुझसे अपने दाह संस्कार का हक छीनकर वापस लौटी है।